चलिए बच्चों, नमस्कार। वन सेकेंड स्वागत है आप लोगों का। तो आज का जो चैप्टर है हम उसमें फार्माकोलॉजी की बात करेंगे। फार्माकोलॉजी, जिसको कि हिंदी में औषधि विज्ञान कहते हैं। औषधि विज्ञान मतलब जिसमें हम औषधियों का स्टडी करते हैं, औषधियों का ज्ञान हम इसमें पाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, हमने सबसे पहले मनुष्य के शरीर की बात कर ली, फिर शरीर में होने वाली परेशानियों की, बीमारियों की बात कर ली। अब उन बीमारियों से निजात पाने की बात भी करेंगे। फार्माकोलॉजी को मैं बहुत डिटेल में तो जनरली नहीं पढ़ाता था, बट मैं बार बार इस बात को आपको रिआइटरेट कर रहा हूँ कि इस समय जिस प्रकार से दुनिया की सिचुएशन है, तो दवाइयों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बीमारियों के बारे में आपको जितना ज़्यादा ज्ञान हो उतना अच्छा है, और यही एग्जामिनर भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा। तो अगले कुछ समय में बायोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगले कुछ समय तक, अगले कुछ सालों तक के लिए बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ। बायोलॉजी का कोर्स लॉन्च करने का मेरा फिलहाल कोई आइडिया नहीं था। मैंने कहा ठीक है, इसको बाद में लॉन्च कर देंगे, जनरल साइंस बना करके एक, और जनरल साइंस में फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा कुछ मिला करके, या कंप्यूटर्स वगैरह सब मिला कर उसको एक लॉन्च कर देंगे। लेकिन नहीं, इस बार मुझे बायोलॉजी को अलग से लॉन्च करना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग कि बायोलॉजी में बहुत सी चीज़ें जो हम डिस्कशन नहीं भी करते हैं उन कोर्सेज में, वो भी डिस्कशन करना ज़रूरी है, जो जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। भाई एग्ज़ाम जो है एक डायनामिक चीज़ है, एग्ज़ाम लगातार परिवर्तित होने वाली चीज़ है। लगातार टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेगमेंट ऑफ क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक ही सेगमेंट से एक ही प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, फिर तो बच्चे वही वही पढ़ेंगे ना। अब जो चेंज हो रहा है और आने वाले समय में काफ़ी समय तक रहेगा, वो बायोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे, मुझे ऐसा लगता है कम से कम। और उसमें भी जो बीमारियों से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो दवाइयों से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे क्वेश्चंस आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना भी बायोलॉजी अभी तक हमने पढ़ा है वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाऊँ। कोरोना बीमारी को सेंटर में रखते हुए मैंने चारों तरफ उन चीज़ों को घुमाने की कोशिश की है, इसलिए बार बार मैंने कई बार कोरोना का एग्जाम्पल भी आपको दिया है। ठीक है, तो वहीं उसी तरह से हम इस टॉपिक को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। शब्दों पर घबराना नहीं है। शब्द तो अब देखिए, केमिकल सॉल्ट की हम बात करेंगे आज। अब दवाइयों के जो नाम होते हैं, अंग्रेजी दवाइयों के जो नाम होते हैं, थोड़े से टेक्निकल मतलब थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं टू रिमेंबर। उसमें घबराना नहीं है आपको। ठीक है, उन नामों पर आप बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, उस सेगमेंट पे आप फोकस करें। चलो मैं बताता हूँ मुझे हमें क्या करना है। तो जो दवाई है या जो औषधि है, क्या है औषधि? औषधि वो जो आपको विच मेक्स यू फील्स गुड, मतलब अगर आपको कोई परेशानी है तो उस परेशानी से निजात दिलाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो औषधि हैं। निजात दिलाने वाली जो 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 चीज़ें आप लेते हैं, आइदर मुंह से लेते हैं या इंजेक्शन से लेते हैं, वो सब क्या हैं? औषधि हैं। अब आप औषधि कैसे लेते हैं? मुंह से तो खाते ही हैं, इंजेक्शन से लेते हैं, या लोकल एप्लीकेशन। लोकल एप्लीकेशन मतलब ट्यूब वगैरह आप लगा लेते हैं, मूव लगा लिया, बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सब लगा लिया, वहाँ से भी आप लेते हैं। तो उनकी हम बातें करेंगे। आपको जो परेशानियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी परेशानी जनरली आपको सबसे ज़्यादा कौन सी परेशानी होती है? भाई आपको जब कोई भी बीमारी होती है तो एक समस्या सबसे पहले होती है, बुखार आता है आपको, आपका फीवर आता है, आपको टेम्परेचर बढ़ता है। हालांकि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि WBC अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, है ना? इसीलिए आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। बट वो टेम्परेचर बढ़ने से हमको मुश्किलात भी होती हैं, हमको परेशानी होती है, वीकनेस आती है, और बहुत सारी चीज़ों के लिए टेम्परेचर एक पॉइंट से ऊपर नहीं जाना चाहिए बॉडी में। एक पॉइंट से ऊपर गया तो प्रॉब्लम है। भाई मनुष्य का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में बात करें तो उतना ही रहना चाहिए। उस टेम्परेचर से कम होगा प्रॉब्लम है, ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, और थोड़ा ही ज़्यादा हुआ तो डेथ हो सकती है, थोड़ा ही कम हुआ तो भी डेथ हो सकती है। तो उस टेम्परेचर को हमको मेंटेन करके रखना है। उसके लिए जो दवाएं हैं जो टेम्परेचर बढ़ने पर दी जाती हैं, उन दवाओं को क्या कहते हैं? उन दवाओं के सेगमेंट का क्या नाम है? उस दवाओं के सेगमेंट का नाम है एंटी पायरेटिक। क्या नाम है? एंटीपायरेटिक। तो एंटीपायरेटिक उन दवाओं को कहा जाता है जो कि आपके बुखार को कम करती हैं। अब ये दवाएं कई सारी हो सकती हैं, इस तरह की कई ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं ब्रांड्स के नाम आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सॉल्ट के नाम बताऊंगा कि उस दवा के अंदर क्या है। जैसे मान लीजिए आपने क्रोसिन का नाम सुना होगा, तो क्रोसिन बुखार की दवा है, ठीक है, लेकिन क्रोसिन इज अ ब्रांड। क्रोसिन के अंदर क्या है? तो क्रोसिन के अंदर जो चीज़ है उसका नाम है पैरासीटामोल। तो एक इसका एग्जाम्पल पैरासीटामोल आप नोट कर सकते हैं। पैरासीटामोल इज वन ऑफ द एंटीपायरेटिक। ठीक है, ऐसी कुछ एंटीपायरेटिक और भी हैं। तो पैरासीटामोल
जिन दवाओं में होता है वो जनरली आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने क्रोसिन का मैंने नाम लिया, अल्ट्राजिन एक दवा है, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ड्रग्स में भी पैरासीटामोल होती है कि उसमें पैरासीटामोल के साथ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनेक है, सेरिसोपेप्टिडेज है, और बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं। बट उसमें जो बुखार कम करने वाली दवा है वो कौन सी है? वो पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग इन द इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे सेफ ड्रग्स में से एक है पैरासीटामोल, प्लेन पैरासीटामोल। इट इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आपको बुखार आए तो आप कॉम्बिनेशन ड्रग ना लें, सिर्फ पैरासीटामोल लें। अभी तक प्रैक्टिस क्या बनी हुई थी मार्केट में कि जब भी किसी को बुखार आता था तो वो बाजार जाता था, केमिस्ट से दवा ले आता था। अब केमिस्ट आपको हरी पन्नी पीली पन्नी वाली 2-3 दवाई उसके पास होती हैं, तो उसमें से पकड़ा देता था कोई दवा। उन दवाओं में पैरासीटामोल के साथ में कुछ और दवाएं भी मिली होती हैं। जैसे जनरली पैरासीटामोल के साथ में कोई दर्द की दवा मिली होती है, जैसे पैरासीटामोल प्लस आइब्यूप्रोफेन एक दवा होती है, पैरासीटामोल प्लस एसाइक्लोफेनेक एक दवा होती है, पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनेक, या कुछ और दवाएं होती हैं। वो दवाएं कुछ इंडिकेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंगू, फॉर डेंगू दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर नॉट रिकमेंडेड। डेंगू में आपको बुखार है, सिर्फ पैरासीटामोल खाइए, आपको दर्द निवारक दवाएं नहीं खानी है, वो उल्टा असर कर सकती हैं। या एक एस्पिरिन जो आती है, जो डिस्प्रिन आपने नाम सुना होगा, तो एस्पिरिन इज अ गुड दवा, बट इट इज नॉट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पेन किलर। उसके अलग इंडिकेशंस है। वो कार्डिक पेशेंट्स को दी जाती है, ब्लड थिनर के रूप में काम करती है, वो ब्लड को पतला करने का काम करती है। तो पैरासीटामोल अलोन शुड बी गिवन, ठीक है। तो पैरासीटामोल इज वन ड्रग। एक और ड्रग है जिसका नाम है निमेसोलाइड। निमेसोलाइड, जैसे आपने कुछ ब्रांड सुने होंगे, नाइस करके आपने एक ब्रांड सुना होगा, निमोलिड करके आपने एक ब्रांड सुना होगा, मार्केट में मिलते हैं। वो ब्रांड आपको नहीं याद रखना ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे ब्रांड्स, एग्जाम में सॉल्ट ही आएंगे अगर पूछे जाएंगे तो, ठीक है। तो निमोसोलाइड का यूज हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, बट स्टिल निमोसोलाइड कुछ देशों में थोड़ा सा इसके ट्रायल को लेकर प्रॉब्लम भी आई थी, बट इंडिया में वी आर यूजिंग इट, तो इसका यूज होता है। ज्यादातर एंटीपायरेटिक के रूप में पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, प्लेन पैरासीटामोल का, ठीक है। सॉल्ट के नाम अगर आपसे याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आपको यह जरूर याद रखना है कि दर्द निवारक दवाओं को क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक कहते हैं। आप लिखते चलिएगा, जो सब बातें मैं बोलता चल रहा हूं, ठीक है। हर बात को बोल के लिखाना, डिक्टेट करना, बच्चे थोड़ी 5th क्लास के, हर चीज को लिखाना पड़ेगा, तो आपको जो है वो सब नोट करते चलना है बेटा, है ना। अच्छा, क्योंकि मैं जब लिखाने जाता हूं तो मेरा रिदम टूटता है, तो ये समझना जरूरी है आपके लिए। आई होप आप नोट करते चल रहे हैं चीजों को। दिस इज एंटीपायरेटिक। बुखार के अलावा और क्या परेशानी आपको होती है जनरल जीवन में? दर्द होता है ना, पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, कहीं चोट लग गई तो पेन हो रहा है। तो पेन कम करने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, अंदाजा लगाइए। पेन किलर? नो, इट इज नॉट पेन किलर। ज्यादातर लोग पेन किलर लिख देते हैं। तो पेन कम करने वाली दवाओं को कहते हैं एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक आर द ड्रग्स दैट रिड्यूसेस द पेन, ठीक है जी। जो भी ड्रग पेन रिड्यूस करे वो एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक में कौन से इस्तेमाल की जाती हैं? कई इस्तेमाल की जाती हैं, कई ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। उन ड्रग्स के नाम अगर मैं लिखूं, मैं लिख दे रहा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं कि आपको अगर 2-4 नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप कभी अगर कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं, या कहीं दवाओं के बारे में कुछ लिखने के लिए, या कोरोना के बारे में, या कोरोना के मेडिकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो इन दवाओं के सॉल्ट का नाम अगर इस्तेमाल करेंगे आप, तो दैट वुड बी गुड फॉर यू, है ना। तो एनाल्जेसिक में एक है जैसे आइब्यूप्रोफेन। आइब्यूप्रोफेन इज गुड मेडिसिन। इसके अलावा एक है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक के बारे में एक बात और बताऊंगा मैं आपको। एक है एसाइक्लोफेनेक, जो एक्चुअली डाइक्लोफेनेक का ही एक डेरिवेटिव है। अगर बहुत तेज दर्द हो रहा है, इस प्रकार की बहुत सी दवाइयां हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ ड्रग्स इन द मार्केट। मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगेन आई एम टेलिंग यू, ब्रांड्स बहुत सारे हैं। आइब्रूफेन में एक ब्रूफेन आती है, फ्लेक्सॉन में, यस आइब्रूफेन इज देयर आती, बहुत सी दवाएं इस तरह से आती हैं। ज्यादातर वैसे एनाल्जेसिक में ये प्लस इनमें से कोई एक दवा डाली जाती है, तो दोनों का सिनर्जेटिक इफेक्ट उसके अंदर जाता है। अगर दर्द असहनीय है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो आपको एक ऐसी दवा दी जाती है जो अफीम से बनाई जाती है, और उस दवा का नाम है मॉर्फिन। जो कैंसर पेशेंट्स वगैरह होते हैं, कैंसर पेशेंट को बहुत दर्द होता है, कभी कभी इतना दर्द होता है कि वो कहते हैं कि भाई हमें मार दो, ये दर्द असहनीय है।
तो उनके लिए मॉर्फिन कैन बी गिवन। हालांकि मॉर्फिन आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ना ही डॉक्टर के ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पे भी आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए स्पेशल लाइसेंस पर कुछ हॉस्पिटल्स में ही वो सप्लाई होती है। तो एक दवा मॉर्फिन इज ऑल्सो देयर, थोड़ा नशा भी करती है मॉर्फिन, विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ अफीम, जैसा मैंने कहा ओपियम। डाइक्लोफेनेक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। देखिए डाइक्लोफेनेक एक ऐसा पेन किलर है जो बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है। एक ब्रांड आपको जैसे बताता हूँ, एक वोवरॉन करके एक ब्रांड है मार्केट में चलता है जो बहुत चलता है, उसके अंदर डाइक्लोफेनेक ही होता है। और भी ब्रांड्स हैं। तो हम ज़्यादातर हमारे हाथ पैर में दर्द है, सर दर्द है, कुछ है, तो हम डाइक्लोफेनेक खा लेते हैं, आराम में मिल जाता है। गिद्ध जानते हैं, गिद्ध, वल्चर, गिद्ध आपने देखे होंगे शायद, या कुछ नहीं भी देखे होंगे, मैंने बहुत देखे हैं। जब मैं छोटा था, छोटे से मतलब बहुत छोटा नहीं, 10-12 साल का जब मैं था, 10-12-13 साल का जब मैं था, तो हम लोग का नया घर बना था, तो हमारा घर जहाँ बना था तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहा नहीं करते थे, तो कई जानवर वहाँ जो मर जाते थे तो लोग पीछे डाल जाया करते थे, लेकिन हमको टेंशन नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता वहाँ पर कोई डाल गया अपना, तो उसके बाद ऊपर 2-3 गिद्ध मंडराते थे, फिर 2-3 से वो 20-30 हो जाते थे, फिर आधा घंटे में वो 300-400 गिद्ध हो जाते थे। मैंने अपनी आंखों से एक बार नहीं कई बार देखी ये घटना। 300-400 गिद्ध हो जाते थे, और पता नहीं क्यों एक साथ उतरते थे, वो एक एक करके नहीं, एक साथ उतरते थे उस कुत्ते के ऊपर या जो भी जानवर पड़ा होता था, और आधा घंटे में तो खत्म, खा खू के खत्म और उड़ जाते थे। उसके बाद गिद्ध जो थे बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे, सफाई का काम करते थे। अब होने क्या लगा, जो गाय भैंस जो बीमार होने लगी, कुत्ते बीमार होने लगे, पालतू जानवर बीमार होने लगे, तो उनको दर्द निवारक दवाई दी जाती थी, डाइक्लोफेनेक भी दी जाती थी। अब गाय को दर्द हो रहा है, उनको डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, हो सकता है गाय की डेथ हो गई। और जब गाय की डेथ हो गई, गाय मर गई, तो गाय को फेंक दिया लोगों ने, या कुत्ते को फेंक दिया लोगों ने, लेकिन उसकी बॉडी में डाइक्लोफेनेक तो है। और गिद्ध जो है, वल्चर जो है, वो डाइक्लोफेनेक को नहीं खा पाता, मतलब डाइक्लोफेनेक खाएगा तो मर जाएगा, और उसने उस गाय को खाया और इसको या उस जानवर को खाया, वो गिद्ध मर गया। गिद्ध एंडेंजर्ड स्पीशीज है इस समय, और गिद्ध के लुप्त होने का जो कारण है वो है डाइक्लोफेनेक। एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन ये वाला। ऑप्शन में डाइक्लोफेनेक डालता है, कभी कभी, कभी कभी डालता है एक दर्द निवारक दवा, एन एनाल्जेसिक मेडिसिन। तो देयर इज एन एनाल्जेसिक मेडिसिन नेम्ड डाइक्लोफेनेक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वल्चर्स, जो वल्चर्स का जो उनकी संख्या में कमी हो रही है। अब मैं जहाँ रहता हूँ, आज भी वहीं रहता हूँ जहाँ वहाँ तो उस समय रहा करता था, अब मुझे गिद्ध सालों से नज़र नहीं आया है। अब टीवी में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, तो गिद्ध ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। ऐसे कई चीज़ हैं जो मैं छोटा था तो दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। जैसे एक गौरैया, एक चिड़िया हुआ करती थी, तो गौरैया पहले जब मैं छोटा था तो हम दूसरे घर में रहा करते थे, और छोटा था तो हमारा एक आंगन था, आंगन में मैं जाता था घर के अंदर से और थोड़ा चावल उठाता था और चावल उठा के आंगन में डाल देता था। तो हमारे आंगन में एक अमरूद का पेड़ था, एक अनार का पेड़ था, 2-3 और पेड़ थे, तो अच्छा खासा आंगन था हम लोग का। जैसे ही मैं चावल उठा के डालता था, 300-400 गौरैया चिड़िया वहाँ पर आती थी, जल्दी जल्दी खाती थी, फिर उड़ जाती थी, पेड़ों पर बैठ जाती थी। वो सीन अब देखने को मिलता ही नहीं है, वो सीन खत्म हो चुके हैं दुनिया से। अब गौरैया खत्म हो चुकी, मतलब खत्म से मतलब गौरैया भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। दिल्ली सरकार ने उसको दिल्ली का जो कहते हैं जो राजकीय पक्षी घोषित किया हुआ है। खैर, तो दीज आर दी एनाल्जेसिक ड्रग्स। और आपको क्या दिक्कत होती है सामान्य जीवन में, या कोरोना में क्या दिक्कत होती है, ऐसा क्या कहीं बात, तो आपको जुकाम होता है, जुकाम होता है, एलर्जी होती है। जुकाम इज अ काइंड ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी वाली जो दवाएं हैं, एलर्जी हम डिस्कशन कर चुके हैं WBC में, है ना, डिटेल में, हिस्टामीन क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो एलर्जी की दवाएं जो हैं वो क्या करती हैं, वो हिस्टामीन को निकलने से रोकती हैं, और हिस्टामीन को निकलने से रोकती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो व्हाट आर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग? एंटी हिस्टामिनिक किनको कहते हैं? जो एंटी एलर्जिक, जिनको आप सामान्य जीवन में कहते हैं। तो भाई देखो, आप इनको नोट करते चलिएगा, यहां लिख लीजिएगा, बुखार या शरीर के तापमान को सामान्य करने वाली दवाएं। एंटीबायोटिक बुखार को कम नहीं करती, टेम्परेचर को सामान्य करती हैं। और ऐसा नहीं कि मैं खा लूं तो टेम्परेचर 37 डिग्री से भी कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, वो वही मेंटेन रहता है। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाएं, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक दवाएं या एलर्जी के विरुद्ध में काम करने वाली दवाएं। तो ये कौन सी हैं?
2-3 ग्राम इसमें भी लिख देता हूँ। एक ज़्यादातर इसमें जो यूज़ होती है उसका नाम है सेट्रिजिन। सेट्रिजिन एक ड्रग है, बाजार में कई अलग अलग नामों से आती है। फिर एक आती है इसमें फेक्सोफेनाडीन, आजकल ये ज़्यादा यूज़ हो रही है, फेक्सोफेनाडीन। कोरोना में भी इसको दिया गया था, कोरोना में भी इट वाज यूज्ड। एक आती है मॉन्टेल्यूकोस्ट, ये भी कोरोना में चली थी काफ़ी, मॉन्टेल्यूकास्ट, क्योंकि कोरोना में जुकाम वगैरह तो रहता ही है थोड़ा सा। मॉन्टेल्यूकास्ट एक थोड़ी पुरानी ड्रग है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में आज भी खूब धड़ल्ले से दी जाती है, खूब चलती है और एफिकेसी अच्छी है उसकी। उसको CPM बोलते हैं, CPM फुल फॉर्म इसका चाहे तो लिख लीजिएगा, क्लोरफेनरामीन मेलिएट कहते हैं इसको, क्लोरफेनरामीन मेलिएट इज दी फुल फॉर्म। ये काफ़ी कई सारे और जगह इस्तेमाल होती है, ये अच्छी एंटी एलर्जिक है, बट इसका थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट ये है कि, बट इनफैक्ट सभी एंटी हिस्टामिनिक का साइड इफेक्ट है कि उनको खाने से थोड़ा सा सेडिएशन होता है, नींद आती है। अब कोई भी खा लीजिए नींद जरूर आएगी। फेक्सोफेनाडीन मॉन्टेल्यूकास्ट से थोड़ी सी कम नींद आएगी, इससे मुझे काफ़ी नींद आती है, CPM खाने से, सेट्रिजिन खाने से भी मुझे काफ़ी नींद आती है। किसी को वैसे नींदें कम आती हैं, किसी को ज़्यादा आती हैं। वैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं एंटी हिस्टामिनिक कोई खाता हूँ तो फिर मुझे पूरा दिन मेरा नींद में बीतता है। तो ये थोड़ी सी इस तरह की दवाएं भी होती हैं, हालांकि ये एलर्जी को शरीर से दूर करती हैं। और सामान्यतः आप किस परेशानी से गुजरते हैं? खांसी भी होती है, कोरोना में खांसी भी हुई, कफ बना अंदर, खांसी हुई। तो खांसी वाली दवाओं को क्या कहते हैं? खांसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कफ कहते हैं। कफ मीन्स खांसी, है ना। अब कफ की दवाएं 2 प्रकार की होती हैं। अब पहले उसको आपको समझना पड़ेगा कि कफ कैसे बनता है, क्यों होता है। भाई हमने शायद एक बार कहीं डिस्कशन किया है, आई एम नॉट श्योर कहाँ किया था। भाई लंग्स जो है, ये आपका मान लेते हैं लंग्स है, इट इज योर लंग्स। लंग्स के अंदर हवा आती है, हवा के साथ बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, वायरस भी आ रहे हैं, धूल धुआं सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और वो सब अंदर जा रहे हैं। अब पहले तो अंदर जाने से रोकने के लिए नाक में हमारे कुछ बाल होते हैं और बालों के अंदर म्यूकस होता है और म्यूकस में चिपक जाते हैं वो काफ़ी, तो वहीं काफ़ी धूल धुआं वहीं रोक लिया जाता है। तो जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो आपको नाक से फिर वो निकालना पड़ता है उसको, ठीक। लेकिन फिर भी उसके बाद भी फेफड़े में, लंग्स में बहुत सारी चीज़ें चली जाती हैं। लंग्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहता है एनवायरनमेंट के, इसलिए लंग्स की डिजीजेस आपको ज़्यादा होती हैं, लंग्स ही ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं चीज़ों से। इसलिए लंग्स को स्पेशल मैकेनिज्म देना ज़रूरी था प्रकृति के लिए। अगर लंग्स को स्पेशल मैकेनिज्म नहीं दिया होता तो मुश्किल थी। तो लंग्स के पास वो स्पेशल मैकेनिज्म क्या है कि लंग्स में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ बाल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कुछ बाल की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर के लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे लंग में होते हैं, यहाँ वहाँ हर जगह। और उन बाल की तरह जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस तरह से मूव करते रहते हैं। उसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। एक चिपचिपा सा पदार्थ इसके ऊपर होता है जिसको म्यूकस कहते हैं। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको सीलिया कहते हैं, दरअसल आपको वो याद नहीं रखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। उनको सीलिया कहते हैं, सीलिया के ऊपर म्यूकस होता है और वो सीलिया से हिलते रहते हैं। ऊपर से डस्ट पार्टिकल आया, इसमें चिपक गया, इसमें डस्ट पार्टिकल चिपकते जाते हैं, सारे सीलियाज में उनके म्यूकस में डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। और जब ये चिपक जाते हैं तो म्यूकस को बाहर निकालना है। तो वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे मूव करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे वाला सीलिया ऊपर वाले को म्यूकस पहुंचाता है, वो फिर अपने ऊपर वाले को म्यूकस पहुंचाता है, और इस प्रकार धीरे 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 करके वो म्यूकस आपके गले तक आ जाता है। फिर आप करते हैं समझ रहे हैं, मतलब जैसे गले में आया तो आपने उसको गले की जो विंड पाइप था उससे लेकर के आपकी फूड पाइप में उसको डाल दिया और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके चला गया और डाइजेस्ट होकर बॉडी से बाहर निकल गया। गेटिंग माय पॉइंट? ये दिन भर चलता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता, ये दिन भर चलता है, हर किसी के अंदर चलता है, लगातार चलता है। ये तो रही नॉर्मल की सिचुएशन। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर अब आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में चले गए जहाँ बहुत सारी धूल थी, बहुत एक्स्ट्रा धूल थी, एक्स्ट्रा धुआं था, तो बहुत सारी धूल, बहुत सारा धुआं इस म्यूकस के ऊपर चिपक गया, हर म्यूकस पे चिपक गया। तो अब भाई ये हेयर्स कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं ब्रेन को कि सर अब बहुत ज़्यादा आइटम हो गया है, अब धीरे धीरे नहीं निकल रहा हमसे, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए हमको। तो अब ये मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन के किस भाग में मैसेज पहुंचाते हैं, तो ब्रेन के पहुंचाते हैं इस वाले भाग में, और इस भाग का नाम है मेडुला ओब्लेंगेटा।
याद है नाम, मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा को जब ये मैसेज पहुंचता है तो मेडुला ऑब्लिंगेटा यहाँ की मसल्स को मैसेज पहुंचाता है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट करो और खांसो। फिर जब ज्यादा अंदर फंस गया तो मैसेज पहुंचाया मेडुला ऑब्लिंगेटा ने, खांसो। तो आप खांसे और ये सारा निकल के आपके यहां पर जमा हो गया। जब ये जमा हो गया फिर आपकी मर्जी है, आप उसको थूक दें या उसको, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप किसी सोफिस्टिकेटेड पार्टी में है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में है जो जहां आपको आप शो ऑफ करना है चीजों को, तो आप उसको आ गया गया। और अगर घर पे हैं या दोस्तों के साथ हैं तो थूक भी देते हैं। तो इट डिपेंड्स आप कहाँ हैं, लेकिन ये बॉडी की नॉर्मल प्रक्रिया है, अक्सर होती रहती है। इसलिए जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उन लोगों में खांसी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो लगातार धुआं अंदर लेते रहते हैं, फिर दिन भर ऐसे करते रहते हैं वो लोग, और वो धुआं म्यूकस के साथ में गले में आता रहता है और बॉडी से बाहर निकलता रहता है, चलता रहता है। तो खांसी समझ रहे हैं किसे कहते हैं? तो जब अंदर काफ़ी कुछ भर जाएगा, अब जैसे कोरोना में क्या है, कोरोना जब लंग्स को इन्फेक्टेड करता है तो कोरोना के अंदर लंग्स क्या कर रहा है, लंग्स म्यूकस ज्यादा बना रहा है ताकि उस कोरोना के वायरस को निकाला जा सके बाहर। अब म्यूकस इतना ज्यादा बन जाता है कि ऑक्सीजन अंदर घुस ही नहीं पाती, सब म्यूकस ही म्यूकस हो गया, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन अंदर कहां से घुसेगी फिर? तो इस वजह से ऑक्सीजन लेवल बॉडी का डाउन होता है। तो एक्चुअली जो लंग्स हैं वो अपनी रक्षा कर रहे हैं उस वायरस से, लेकिन उस चक्कर में जो ओरिजिनल काम है लंग्स का वो सफर कर जाता है। ओरिजिनल काम है ऑक्सीजन का इंटेक, ऑक्सीजन का इंटेक हो नहीं पाता, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है फिर। तो इसलिए फिर लंग्स को कहते हैं भैया अपना काम करते रहो, और ऑक्सीजन सप्लाई फिर ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन अंदर डाली जाती है। जो स्टेरॉइड दिए गए कोरोना के अंदर, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स ऐसे दवाएं होती हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, शरीर की इम्यूनिटी को दबाती हैं। तो स्टेरॉइड क्या करता है देने से कि स्टेरॉइड लंग्स के प्रोटेक्शन को रोकता है। लंग्स को कहता है कि भाई आप अपने आप कुछ प्रोटेक्शन अपना बंद करो, तो लंग्स प्रोटेक्शन बंद कर देता है, तो म्यूकस निकालना कम कर देता है। तो जब म्यूकस कम निकलता है तो ऑक्सीजन को एंट्री करने की जगह मिल जाती है। समझ रहे हैं? ये काम करता है स्टेरॉइड। गेटिंग माय पॉइंट? तो पूरी बॉडी में आपको जहां भी कोई भी दिक्कत है, आप दवा लाइए और साथ में एक स्टेरॉइड की टेबलेट खा लीजिए, तुरंत आपको फायदा मिलता है उससे। लेकिन वो ठीक नहीं है, वो बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, और इवन उस बीमारी में भी वो आपको काफी नुकसान कर सकता है, क्योंकि बॉडी अब उस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में अपनी मैकेनिज्म पूरी तरह नहीं कर पा रही है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। बट अगर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं तो फिर उसको यूज़ करना पड़ता है। तो कोरोना में भी इसलिए एडवाइजेबल था कि भाई 6-7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद जब कॉम्प्लिकेशंस आने लगे तो ही आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी शुरू से ना करें। ठीक है, ओके। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कफ। कभी कभी क्या होता है, कोई एलर्जी है या कोई और इरिटेशन है, कोई एलर्जी है या किसी और वजह से लंग्स में इचिंग हो रही है, अंदर इरिटेशन हो रहा है। अब लंग्स मैसेज भेज रहा है ब्रेन को कि सर कुछ फंसा हुआ है, वास्तव में फंसा कुछ नहीं है, लंग्स मैसेज भेज रहा है सर फंसा हुआ है, लंग्स मैसेज भेज रहा है फंसा हुआ है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा कहता है अच्छा खांसो। तो कभी कभी खांसी ऐसी भी होती है कि खांस रहे हैं, अंदर से कुछ निकल नहीं रहा, क्योंकि लंग्स में कुछ इरिटेशन है, तो इस वजह से ब्रेन को लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है और ब्रेन मैसेज दे रहा है खांसो। इसको सूखी खांसी कहते हैं, ड्राई कफ कहते हैं। ड्राई कफ मीन्स अंदर कुछ है नहीं, खांसी लेकिन आ रही है। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस की खांसी हैं। कौन कौन सी कंडीशन? एक जिसको हम कहते हैं वेट कफ। वेट कफ मतलब जब खांसी के साथ में म्यूकस बाहर निकल रहा है, दैट इज वेट कफ। एक होता है ड्राई कफ। ड्राई कफ मतलब जब खांस रहे हैं लेकिन कुछ बाहर नहीं निकल रहा। तो खांसी एक्चुअली अंदर किसी इचिंग की वजह से, इरिटेशन की वजह से, जो ब्रेन को पता नहीं है अंदर क्या है, ब्रेन मैसेज दिया जा रहा है खांसो खांसो खांसो, और आप इतना खांस रहे हैं कि मसल्स में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन खांसी रुक ही नहीं रही है। आफ्टर कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम कई लोगों को हुई, मुझे तो हुई भी थी। मेरे को तो आप पुराने वीडियोज़ अगर देखेंगे तो हिस्ट्री के वीडियोज़ मेरे पूरे खांसी में गए हैं। हिस्ट्री वीडियो बनाता रहता था, खांसता रहता था, सारे वीडियो खांसी, कई बार खांसी मेरे को इसमें। कई बार तो ऐसा होता था हिस्ट्री की वीडियो में इतनी खांसी होती थी मुझे कैमरा बंद करना पड़ता था और थोड़ी देर खांस खूस के फिर दोबारा वापस आता था। तो और फिर उस खांसी को मैंने फिर एडिट करने की कोशिश की, जितनी एडिट हो पाई, थोड़ी बहुत खांसी लेकिन उसमें मेरी रही है। तो मेरे को करीब 1-1.5 महीने तक खांसी रुकी नहीं मेरी, तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी कोरोना के बाद। खैर, बट अभी ईश्वर की कृपा सब ठीक है। तो वेट कफ
में हमको क्या करना चाहिए? किसी को वेट कफ है, मतलब अंदर कुछ म्यूकस फंसा पड़ा है, तो इसमें हमको कैसी दवा देनी चाहिए कि अंदर जो फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाए, ठीक है ना। और इसमें कैसी दवा देनी चाहिए? अब कुछ फंसा तो है ही नहीं, इसमें ऐसी दवा देनी चाहिए कि भैया खांसी आना ही बंद हो जाए। अब आप समझिए, आपको वेट कफ है, अंदर से म्यूकस भरा पड़ा है, और आप किसी केमिस्ट के पास गए, सर खांसी की दवा दे दो, उसने खांसी की दवा दी, खांसी बंद हो गई। अच्छा हुआ, खराब हुआ? खराब हो गया, क्योंकि जो फंसा था अंदर वो तो फंसा रह गया ना। फिर आप 2-4 दिन जब उस दवा खा लेते हैं तो फिर आपको लगता है अरे सब अंदर जाम सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है लंग्स में। फिर आप डॉक्टर के पास भागते हैं, डॉक्टर समझ जाता है, फिर डॉक्टर आपको ये वाली दवा देता है कि जो अंदर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो जो वेट कफ के लिए जो दवाएं होती हैं उसको बोलते हैं कफ एक्सपेक्टोरेंट, RENT, एक्सपेक्टोरेंट। और जो ड्राई कफ के लिए दवा होती है उसको बोलते हैं कफ सप्रेसेंट। आपके घर पे जरूर कोई ना कोई दवा होगी खांसी की, कोई सिरप कुछ ना कुछ होगा, देखिए जरूर उसके अंदर लिखा होगा या तो एक्सपेक्टोरेंट लिखा होगा या सप्रेसेंट लिखा होगा। हालांकि कुछ दवाएं आजकल ऐसी भी आ गई जो कॉम्बिनेशन लेकर आती हैं, उसमें एक्सपेक्टोरेंट भी होता है, सप्रेसेंट, दोनों चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो या वो जनरली या तो एक्सपेक्टोरेंट होता है या सप्रेसेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो कफ को बाहर निकालते हैं, ड्राई कफ मतलब जो कफ को, खांसी को रोक देते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, या लिखना क्या आप अपने आप लिख लीजिए। तो ये कौन सी होती है? इसमें मुख्य काम करती है एम्ब्रोक्सोल, एक दवा है एम्ब्रोक्सोल, एक है अमोनियम क्लोराइड। हालांकि खांसी की दवाइयों में फिर कुछ एंटी एलर्जिक भी होता है, आपको एक ना एक एंटी एलर्जिक उसमें मिल जाएगा, CPM या सेटरिजिन या फेक्सोफेनाडिन, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको कोई अल्कोहल मिल सकता है, मेंथोल वगैरह उसके अंदर। तो मेंथोल एक्चुअली क्या करता है, वो खांसी पर कुछ इफेक्ट नहीं है उसका। मेंथोल आपके गले में जो इचिंग स्टार्ट हो जाती है खांस खांस के, तो उसको स्मूथ करने के लिए वो डाला जाता है। एंटी एलर्जिक इसलिए डाला जाता है क्योंकि एलर्जी ना हो अंदर, अगर कोई एलर्जी है तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो भी कई सारी कॉम्बिनेशन उसके अंदर होते हैं, बट मेन काम एक्चुअली ये दोनों ही करते हैं। इसके अलावा ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, कोडीन फॉस्फेट भी होता है, बट शायद अब इंडिया में उसको बैन कर दिया गया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद बैन कर दिया गया है। एक होता है कोडीन फॉस्फेट। एक्चुअली कोडीन जो होता है ना, कोडीन एक नार्कोटिक ड्रग समझिए उसको। कई लोग कोडीन फॉस्फेट के जो कफ सिरप होते थे उनको पी करके नशे में झूमते थे दिन भर, सुना होगा आप लोगों ने। कुछ ब्रांड्स आते थे उसमें, ब्रांड्स तो अभी भी आते हैं वो, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया गया है। तो ये क्या करते हैं, कफ्स को सप्रेस कर देते हैं। एक्चुअली ये मेडुला ऑब्लंगेटा को ब्लॉक कर देते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा के कफ सेंटर को ब्लॉक कर देते हैं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा अब मैसेज दे ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ इचिंग हो रही है, मेडुला ऑब्लंगेटा पर मैसेज पहुंचा, उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया। बोले इचिंग हो रही है, होने दो, वो कहता ही नहीं खांसो, आप इसको ऐसा समझिए। तो भैया ध्यान से देनी है कफ की दवाएं। सेल्फ मेडिकेशन इसीलिए मना किया जाता है, सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि मेडिकेशन इज नॉट बच्चों का खेल, इतना आसान नहीं है मेडिकेशन करना। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें तो बेटर है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए। ओके, तो दिस इज कफ की दवाएं। अब ये बताइए, ये तो मैंने जो बातें की हैं अभी तक, ये कोई बीमारी है? ये कोई बीमारी थोड़ी है, तो बीमारी के सिम्टम है। आपको बुखार आ रहा है, किसी बीमारी की वजह से आ सकता है। भाई बुखार तो जुकाम में भी आता है, टीबी में भी आता है, टाइफाइड में भी आता है, बहुत सारी बीमारियों में आता है। तो क्या हर बुखार कोई एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से होता है? नहीं। मतलब बुखार आना, दर्द होना, ये किसी बीमारी के लक्षण है, बीमारी नहीं है। बीमारी तो कुछ और है। और बीमारी क्यों हो रही है? ज्यादातर बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीज इन द वर्ल्ड। तो अब ये दवाएं दे करके तो आप उस सिम्टम को खत्म कर सकते हैं, उस लक्षण को खत्म या सप्रेस कर सकते हैं। बीमारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वो वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर है। तो अब बैक्टीरिया को मारने के लिए, उस बीमारी को जड़ को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? तो जड़ को खत्म करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनको कहते हैं, अब मुझे जगह मेरे पास कम है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, या मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए मैं बोर्ड मिटा ही देता हूं, फिर दोबारा आपको बताता हूं। चलिए, तो मैंने मिटा दिया बोर्ड आपके लिए। तो ऐसी दवाएं जो बैक्टीरिया को रोकती हैं या समाप्त करती हैं, उसका नाम है, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स। देखिए, बैक्टीरिया जो हमको बीमार करता है, बैक्टीरिया शरीर में अंदर घुसा तो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी मारना शुरू करते हैं उसको। बैक्टीरिया घुसा, डब्ल्यूबीसी ने खा लिया या मार दिया उसको, डब्ल्यूबीसी मार रहा है उसको। लेकिन बैक्टीरिया की एक क्वालिटी होती है कि वो अंदर घुसते ही मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, फिर 8, 16, 32, तो वो देखते देखते करोड़ों की संख्या पार कर जाता है। तो अगर डब्ल्यूबीसी उसको मार रहे हैं, बट डब्ल्यूबीसी अब मैसेज पहुंचाने लगते हैं ब्रेन तक कि सर हम काम कर रहे हैं लेकिन ये बहुत बढ़ चुका है, तो अब कोई और इंतजाम इसका करिए आप, तो हम तो लेकिन मारने में लगे हुए हैं। डब्ल्यूबीसी से मार रहा है, ब्रेन कुछ और भी काम करता है, फिर बाकी कुछ और दूसरे प्रकार के डब्ल्यूबीसी को भेजता है, जिसके बाद फिर बुखार आना शुरू होता है। तो बुखार आ रहा है, इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूबीसी उस बैक्टीरिया को मार रहे हैं, लेकिन मारने में अब उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो अब इसके 2 तरीके हैं, आप कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे बैक्टीरिया मर जाए, ठीक है। तो ऐसी दवा जिससे बैक्टीरिया मर जाता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। साइड का मतलब समझते होंगे ना, मार देना, सुसाइड, बैक्टीरियोसाइड, पेस्टिसाइड। तो इट इज बैक्टीरियोसाइडल मीन्स विच किल्स द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, विच किल्स द बैक्टीरिया। दूसरी एक जो दवा है, अब देखिए जो दवा बैक्टीरिया को मारेगी वो शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगी। भाई बैक्टीरिया भी तो एक प्रकार का प्रोटीन है, उसको मार रही है तो शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगी, साइड इफेक्ट्स होंगे। तो एक और दवा होती है एंटीबायोटिक्स में ही, जो बैक्टीरिया को मारती नहीं है लेकिन उसकी ग्रोथ को रोक देती है, मतलब वो जितने हो चुके हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसे 10 करोड़ बैक्टीरिया हैं तो बस अब 10 करोड़ ही रहेंगे, और बाकी 10 करोड़ बचे हैं उनको मारने का काम अब कौन करेगा, डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ से डब्ल्यूबीसी उसको खत्म कर देंगे और 2-4-5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो वो बीमारी दवाएं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं उनको कहते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक। सो बैक्टीरियोस्टैटिक्स आर द ड्रग्स दैट inhibits the growth of bacteria. They are the drugs which inhibits the growth of the bacteria, right? ये 2 तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं, जनरली इनका इस्तेमाल किया जाता है आज की डेट में, इनका इस्तेमाल भी होता है। अब बैक्टीरिया की दवा हमारे पास है, वायरस की नहीं है, ठीक है। तो वी डू नॉट हैव एनीथिंग विच इज नोन एज एंटीवायरल। एंटीवायरल जैसी कोई दवा नहीं है। एंटीरोड होते हैं वायरल के लिए, एंटीवायरल एक्चुअली कोई ऐसी दवा नहीं बनी है। कुछ हद तक कुछ दवाएं काम करती हैं तो बट ठीक है, बट दे आर नॉट वेरी एफिकेसी, उनकी नहीं है। बैक्टीरिया के खिलाफ भी हमारे पास कोई दवा नहीं थी। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक आदमी था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने कुछ चीज़ें देखी। उसने देखा एक गंदा सीवर का पानी उसने देखा, उसको स्टडी कर रहा था वो, तो उसने देखा यहाँ बहुत से बैक्टीरियाज हैं। फिर अगले दिन आके देखा तो उसने देखा बैक्टीरिया कम हो गए, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया बढ़ गए। फिर तीसरे दिन देखा तो वो वाले बैक्टीरिया और कम हो गए जो पहले दिन थे, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया बढ़ गए। उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये वाले बैक्टीरिया दूसरे वाले बैक्टीरिया को मार रहा है। तो उसने इन बैक्टीरिया से ही एक दवाई बनाई जिसको उसने नाम दिया एंटीबायोटिक। उसने जो दवा बनाई थी उसका नाम पेनिसिलिन उसने नाम दिया था। तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको खोजा था। एंटीबायोटिक एक्चुअली बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं आज भी। स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उनसे बनाई जाती हैं, और बैक्टीरिया को मारता है। तो लोहा को काटता है, बैक्टीरिया को मारता है। एक बात लिख लीजिए इसमें, आप या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि एंटीबायोटिक की खोज एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, प्रथम एंटीबायोटिक थी। अभी बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, उनके नाम मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। बहुत सी हैं, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, सिफिक्जीम, बहुत सारी, देयर आर सो मैनी दवाएं। तो वो अननेसेसरी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स है दवाइयों के। अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग बैक्टीरिया पर काम करती है। तमाम एंटीबायोटिक्स हैं, अलग अलग शरीर पे भी डिपेंड करता है। आइडियल तरीका क्या है किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का, जो मैं अगले 2 मिनट आपको समझाने जा रहा हूं, 3 मिनट, उसको ध्यान समझिएगा। उस पर क्वेश्चन अभी तक तो कम आए हैं,
लेकिन अब आएंगे। कोरोना से पहले दुनिया के लिए दवाओं के क्षेत्र में सबसे बड़ी टेंशन वही थी। अभी के लिए कोरोना ने उस टेंशन को कम कर दिया है, बट आने वाले समय में वो होगी। एक शब्द है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, देखिए बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है, वायरस भी ऐसी चीज है और बैक्टीरिया भी ऐसी चीज है जो शुरुआत से है, करोड़ों सालों से हैं, जब से इवोल्यूशन हुआ जीवन का तब से हैं। कितने ही जीव जंतु आए चले गए, डायनासोर ये वो, मनुष्य भी अभी चल रहा है, चला जाएगा, बैक्टीरिया वायरस रहेगा। इसकी खासियत क्या है कि ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ये देखते हैं कि इनके खिलाफ कुछ वातावरण में चल रहा है तो उस चीज़ के खिलाफ अपने अंदर नई चीज़ें ले आते हैं और चेंज कर लेते हैं। जैसे कोरोना वायरस तो आप जानती हैं, कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेंट हो जाता है। वो म्यूटेशन का मतलब क्या है, वो अपने जीन्स में कुछ इस तरह के चेंज कर लेता है जो पुराने स्ट्रक्चर से अलग थे। वो समझ जाता है कि यार ये चीज़ें मुझे खतरा है इनसे, तो चलो मैं अगला जब अपनी संतान पैदा करूंगा तो उसमें ये चेंज कर दूंगा, तो अगली इस चीज़ से बच जाएगा वो। ऐसा ही होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसा होता है। अब जैसे वायरस की अगर बात करें तो एक थ्योरी ये है कि हम जितना वायरस फैल रहा है उतना ही म्यूटेशन भी हो रहा है उसका। कोरोना की वैक्सीन जो लगाई जा रही है वो एक्चुअली क्या है, उस वायरस को ह्यूमन के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा है। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा म्यूटेशन की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ही कोरोना का वायरस सीखेगा ह्यूमन बॉडी के बारे में। कोई ऐसा म्यूटेशन भी हो सकता है जिसका कोई इलाज ना हो, ना ही जिसका कोई किसी प्रकार का इलाज ना हो, ना हमारे पास ना बॉडी के पास, ऐसा भी हो सकता है। तो एक रिस्क है कोरोना के वैक्सीनेशन के ऊपर। कई लोग इस पर चिंता जता चुके हैं कि हर आदमी को वैक्सीनेशन मत कराओ भाई, जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतना ये रिस्क बढ़ता जा रहा है इस म्यूटेशन का। दिस इज़ अ सीरियस थिंग जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। लेकिन अब वो ये ना, देखो अब रिस्क तो दोनों चीज़ों में है। हम वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो वहाँ भी रिस्क है। तो अब दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा, सफ़ेद और काला नहीं होता, हमेशा बीच की दुनिया होती है। तो हमें हमेशा ज़्यादा खराब और कम खराब में से किसी एक को चुनना होता है। हमेशा हमेशा लाइफ में आपको ज़्यादा बुरा और कम बुरे में से चुनना है, तो कम बुरा चुन लो, ज़्यादा बुरा को छोड़ दो। अभी आपने इस चीज़ का शायद एक्सपीरियंस ना किया हो तो आगे जीवन में करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। बैक्टीरिया भी ऐसे ही करता है। बैक्टीरिया जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को अपने ऊपर झेलता है वो समझ जाता है या अच्छा ये एंटीबायोटिक ऐसे काम करती है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में और काम ही नहीं करता। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि एंटीबायोटिक का कम इस्तेमाल करो, जब ज़रूरत है तभी इस्तेमाल करो। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। इलाज का सही तरीका ये है कि एक कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट होता है कि मुझे बीमारी हुई, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, ये समस्या है। डॉक्टर कहेगा ठीक है आपको ये समस्या मुझे लग रहा है तो आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा लो। तो अब क्या होगा, मेरा सैंपल लेकर जाया जाएगा। मान लो यहाँ पर मेरी इन्फेक्शन हो गया कोई, ठीक है, तो यहाँ से इन्फेक्शन से वो एक सैंपल लेंगे, लैब में ले जाएंगे और उस सैंपल को अलग अलग 10-20 जगह रखेंगे ट्रे के अंदर, और हर सैंपल के ऊपर जो बैक्टीरिया है उसको मारने के ऊपर ट्राई करेंगे। उस लैब के अंदर बैक्टीरिया उस सैंपल पे डालेंगे, वो थोड़ा थोड़ा बैक्टीरिया, और सुबह जाके एक 24 घंटे बाद उसका टेस्ट देखेंगे कि किस एंटीबायोटिक ने ज़्यादा काम किया। उस बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीबायोटिक डाली गई थोड़ी 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 थोड़ी, तो किस एंटीबायोटिक ने ज़्यादा काम किया। फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इस एंटीबायोटिक ने इतने % बैक्टीरिया मारा, इस एंटीबायोटिक ने इसने इतने 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 इसने। तो डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है, कहता है अच्छा सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया किसने मारा, अच्छा 99% या 98% इस वाली एंटीबायोटिक ने मारा। अब वो वही एंटीबायोटिक आपको लिख देता है। ये होता है सही तरीका। जो विकसित देश है वहाँ इलाज ऐसे ही होता है। लेकिन वो जो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है ना, उसमें 2,500-3 हज़ार का खर्चा आ जाता है। अब हिंदुस्तान में डॉक्टर के पास दिखाने गए आप और आपको कुछ खास ऐसी बीमारी भी नहीं है, उसने कहा पहले 3,000 का टेस्ट करा कराओ, तो डॉक्टर की दुकान बंद हो जाएगी बेचारे की। कुछ समय बाद उसके पास कोई जाएगा ही नहीं। डॉक्टर की मजबूरी है। अब वो क्या करता है, फिर वो हिट एंड ट्राई करता है। अच्छा ये दिक्कत है, फिर वो एक एंटीबायोटिक लिखेगा कुछ, ठीक है 3 दिन खाओ फिर बताना। अब 3 दिन बाद डॉक्टर फिर के पास, डॉक्टर साहब खास इलाज नहीं, खास फर्क नहीं पड़ा, अच्छा ठीक है। फिर वो एंटीबायोटिक काटते, समझ जाता है यार इसने अच्छा काम नहीं किया, ओके अब ये वाली एंटीबायोटिक खा लेना, आप दवा चेंज कर देना, ये खा लेना आप, ठीक है वो भी काम नहीं की, एक और खा लेना। ये अभी तक चलता था।
आज से करीब 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक एक बार में लिखी जाती थी। अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब 3-3 4-4 एंटीबायोटिक एक साथ देते हैं डॉक्टर्स। आपको बीमारी हुई कुछ, ये भी एंटीबायोटिक, ये भी बाकी दवाएं तो चली रही हैं, बाकी एंटीबायोटिक भी 4 चल रही हैं, पता लगा कोई तो असर करेगी। इतना ज़्यादा एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो सिर्फ इंडिया में हो रहा है। इस तरह का कल्चर सिर्फ इंडिया में हो रहा है, बाकी में जगह नहीं हो रहा है, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। WHO चिंता जता चुका है कुछ समय पहले कि इंडिया में जिस तरह से एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रहा है, बहुत जल्दी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम नहीं करेंगी। ये चिंता इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछले कई सालों से, करीब 30-35 सालों से, 40 सालों से कोई नई एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई है। जो कुछ एंटीबायोटिक्स खोज हो चुकी थी बस वही चल रही है, नई एंटीबायोटिक्स नहीं है, और नई एंटीबायोटिक की खोज हो नहीं रही है, पुरानी धीरे धीरे करके बेअसर होती जा रही हैं। तो हमने अब 2 एंटीबायोटिक, फिर 3 एंटीबायोटिक, फिर 4 एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसको कब तक लेकर चलेंगे हम लोग? शायद 2050 तक, ऐसा WHO की रिपोर्ट में था, 2050 तक बैक्टीरियल रेजिस्टेंस पूरी तरह आ जाएगा, हावी हो जाएगा। और जो एंटीबायोटिक अभी हमारे पास हैं, इसको इसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो काम करना बंद कर सकती हैं, और जिस दिन ये हुआ भयावह स्थिति होगी दुनिया के लिए, क्योंकि अभी तो बैक्टीरिया को हमको इसलिए सीरियसली लेते नहीं है, दवा है उसकी हमारे पास, और जब दवा ही नहीं होगी तो क्या होगा? तो कोरोना क्या जान लेता है जो वो बैक्टीरिया लेगा फिर? बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आए दिन होते हैं, आपको आए दिन होते हैं, ठीक है। तो ये एक सीरियस इशू है। तो दवाओं का एक्सेसिव इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसके लिए टेस्ट करने पड़ेंगे, टेस्ट के बाद दीजिए, या थोड़ी समझदारी से दवाएं दीजिए। ओके, तो दिस इज अबाउट एंटीबायोटिक। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस भी मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, थोड़ा सा याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अभी नहीं आएगा, अभी हाल फिलहाल मुझे लगता नहीं है, बट WHO ने फिर दोबारा कुछ बोला तो शायद इस पर क्वेश्चन फिर बन सकते हैं, ठीक है साहब। तो दिस इज एंटीबायोटिक। एक दवा और होती है जिसको बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट। कोरोना के बाद आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, कई कारणों से जा रहा है। स्वास्थ्य की चिंता है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को अपने धंधे रोजगार की चिंता है, इंक्लूडिंग मेरे जैसे लोगों को, कि अब जब कोचिंग खुलेंगी नहीं तो सब ऑनलाइन ही हो जाएगा मामला। और ऑनलाइन तब ऑनलाइन ही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ऑनलाइन के बारे में कि भविष्य क्या है ऑनलाइन का। मैं हालांकि ऑनलाइन का बड़ा फेवर करता हूं, बट पता नहीं क्यों बच्चे ऑनलाइन की तरफ उतना आकर्षित नहीं हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जितना होना चाहिए। बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ऑनलाइन को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता, नहीं साहब ऑफलाइन ही पढ़ें, क्लास में पढ़ें। खैर वो सोच है, लेकिन अब कोरोना के बाद ही दिक्कतें तो हैं, अब कोचिंग्स बंद हैं, इनकम तो ज़ीरो ही हो जाती है टीचर की, मेरे जैसे टीचर की इनकम तो ज़ीरो ही हो जाती है। तो चलो मैं तो चलो फिर भी चलो ऑनलाइन चला रहा हूँ, सब कुछ ईश्वर की कृपा है। लेकिन वैसे वो टीचर्स जो कि ऑनलाइन नहीं चला रहे हैं या ऑनलाइन नहीं चलाया अभी तक उन्होंने, तो उनकी इनकम तो पिछले 1-1.5 साल से बंद है। तो कैसे बेचारे सर्वाइव कर रहे होंगे, क्या हो रहा होगा? और ऐसी समस्याएं सभी जगह पे हैं। तो डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं लोग, बहुत से लोग कर रहे हैं, जो एक्चुअली किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी होता है। कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश। एक 11th में एक श्लोक था संस्कृत में, 11th में पढ़ता था मैं, हिंदी थी मेरे पास उस समय, संस्कृत में बड़े अच्छे अच्छे श्लोक हुआ करते थे, अब सिलेबस बहुत कुछ चेंज हो गया है। वो श्लोक था, श्लोक का अर्थ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो कहानी कुछ ऐसी थी, मतलब श्लोक मुझे याद नहीं है, बट अर्थ बताता हूँ आपको, बड़ा अच्छा कहानी है, जीवन में इसको इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने कई बार इस्तेमाल करके देखा है, अच्छा रिजल्ट आता है। उसमें था कि भाई किसी कारण 3 लोगों को फांसी की सज़ा राजा सुनाता है, उसमें 2 लोगों को फांसी हो जाती है, तुरंत फांसी के लिए ले जाते हैं, तीसरा आदमी मन में एक श्लोक सोचता है, और श्लोक को लिखा था किताब में। श्लोक का मतलब ये था कि अगर आपको मृत्यु आ रही है तो अंतिम समय तक प्रयास करते रहिए, क्योंकि अगर आप हर प्रयास में असफल भी हुए तो भी मृत्यु से अधिक तो कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ प्रयास जरूर करते रहिए, और एक भी प्रयास सफल हुआ तो मृत्यु आपकी चली जाएगी। तो मतलब उसका यह था कि अगर आप बिल्कुल किसी सिचुएशन में ऐसा फंस चुके हैं कि निकल ही नहीं सकते, फिर भी प्रयास जरूर करो। फंसा तो दिया सिचुएशन ने आपको ना, ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिचुएशन फंसा देगी, नहीं फंस तो गई, सरेंडर मत करो, कोशिश करो। तो फिर वो आदमी जो है अलग अलग बहाने बनाता है, ये का बात करता है, फिर वो बात करता है, फिर वो बात करता है, तो उसी में से एक बात राजा को समझ में आ जाती है, वो कहता हाँ ठीक है, अच्छा इसको छोड़ दो। तो वो श्लोक इस तरह सा था। मेरा एक मित्र था 12th क्लास में, आपको बताऊँ, नोटोरियस था थोड़ा सा, वो नकल किया करता था, तो नकल करके पास होता था वो। तो मैंने नकल कभी नहीं की हालांकि,
मुझसे हुई नहीं, मैंने कोशिश भी की एक बार। मुझे याद है कि मैं संस्कृत के एग्ज़ाम में आत्मा के रूप जो होते हैं, आत्मा संस्कृत का टॉपिक होता है, उसमें रूप होते हैं, तो वो मुझे याद नहीं होते, बाकी सभी रूप मैंने याद कर लिए थे। तो मेरा आत्मा के रूप एक पेपर पे लिख के ले गया, क्लास में घुस भी गया, और इतना मुझे डर लग रहा था, इतना पसीना मेरे आ रहा था, मैं गया एग्जाम शुरू होने से पहले ही टॉयलेट करने के बहाने और उस पेपर को फेंकाया। मुझसे कभी नकल हुई नहीं, जीवन में नहीं कर पाया मैं। खैर एक्सपर्टीज़ चाहिए उसके लिए, इट इज़ एन आर्ट। तो एक मेरा दोस्त था, तो बहुत वो नकल ही किया करता था, तो वो बहुत नकल लेकर आया करता था। तो एक फ्लाइंग स्क्वाड आया करता था, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो फ्लाइंग स्क्वाड चलते थे, मतलब ऐसे कुछ लोग चलते थे जो अलग अलग स्कूलों में जाते थे और सिर्फ नकल ढूंढते थे। तो वो जो है कॉपी लिख रहा था, नकल कर रहा था, अचानक से फ्लाइंग स्क्वाड आ गई, उसने कॉपी दो, उसमें से एक पेपर निकल आया, पर्चा अलग से निकल आया, बस चलो बाहर। बहुत मारा गया उसको। तो बोले और कहाँ है नकल, बता। बोले साहब कहीं नहीं है, और कहीं नहीं, यही पर्चा था, सॉरी सर गलती हो गई, हो गई, अब मार लो, कुछ भी कर लो सर, कुछ नहीं है। उसके जूते उतारे गए, जूतों में निकल निकली। बोले और कहाँ, बता। वो सब और कहीं नहीं है, मार लो, कुछ भी कर लो सर, कुछ नहीं है, और सर गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मोजे उतारे गए, मोजों में निकली। बोले और कहाँ है। बोले साहब और नहीं, बस यही 2 जगह थी। और वो उन्होंने उसने बाद में हमें बताया कि यार मैंने ना अपने पैंट के अंदर बहुत सारी नकल छुपा रखी थी, मुझे लगा था यार मेरी पैंट ना उतरवा लें कहीं। तो उसने मुझे बताया कि यार मुझे भी ना वही श्लोक याद आया कि यार अब मर तो गए, अब कोशिश ज़रूर करते रहो, क्या पता निकल ही जाए। अब इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। 3 साल मेरे, क्योंकि उस समय ये था कि अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो अगले 3 साल आप एग्जाम नहीं दे सकते फिर। तो बोले अब तुम्हें 3 साल गए, लेट मी ट्राई। फिर बोला कि मैं रोने लगा, मैं उनके पैरों में गिर गया, फिर अल्टीमेटली उन्होंने छोड़ दिया, मारा बहुत उसको, छोड़ दिया लेकिन उसको। तो ये जो चीज़ है ना कि आप किसी कंडीशन में फंस जाएं तो ट्राई ज़रूर करो आप, काम आता है, ये काम आता है। तो एंटी डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में चले गए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करे डॉक्टर, क्या करे, कैसी दवा खाएं आप। नर्व एंडिंग्स पे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, और अगर सेरोटोनिन आपकी बॉडी में ढंग से है, आपको खुशी का एहसास होता है। तो एक दवाएं जो दी जाती हैं ये वाली, वो इसलिए दी जाती हैं ताकि सेरोटोनिन का लेवल आपके बॉडी में बढ़े, ताकि आपको खुशी का एहसास हो। तो एंटी डिप्रेसेंट आर द मेडिसिन विच इंक्रीजेस द सेरोटोनिन लेवल, दैट इंक्रीजेस द सेरोटोनिन लेवल इन द बॉडी। ये कौन सी होती है? तमाम होती हैं। एक होती है एल्प्राजोलम, जनरली इसमें एल्प्राजोलम का बहुत यूज़ किया जाता है, एल्प्राजोलम। आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको डॉक्टर ने दवा लिखी होगी, अगर उनको दवा चलती है तो, कि रात को सोते समय छोटी सी टैबलेट है वो खा लीजिएगा। अब देखिएगा उसको 99.9% वो एल्प्राजोलम ही होगी। डायज़ीपाम होती है, डायज़ीपाम, दिस फ्लॉक्सिटीन, नाम याद नहीं करना है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको बस, फ्लॉक्सिटीन, और कई सारी और भी होती हैं। जितने भी एंटी डिप्रेसेंट हैं इनको एक्चुअली टेक्निकली SSRI कहते हैं, SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स इनका नाम होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहते हैं इनको। ये जो दवाएं हैं ये खुशी का एहसास तो दिलाती हैं, मतलब डिप्रेशन से बाहर करती हैं, लेकिन फिर नींद आती है। जब आप खुश होते हैं, सुकून में होते हैं, तो नींद आती है आपको, तो ऐसी समझिए ये सब नींद पहुंचाती है। इसलिए इनको रात को डॉक्टर्स खाने की सलाह देते हैं। इनफैक्ट इसमें तो कुछ में तो इतनी ज़्यादा नींद आती है कि उनको नींद की दवाएं ही कहा जाने लगा है। जैसे एक इसमें दवा होती है क्लोनाजीपाम, क्लोनाजीपाम, तो उसमें तो इतनी है, वो एंटी डिप्रेसेंट, लेकिन इतनी नींद आती है उसमें कि उसमें उसको कहते हैं, उसी को स्लीपिंग पिल्स या नींद की दवा कहा जाता है। तो साहब ये जो रहे आपकी मुख्य दवाओं के बारे में बात की, मुख्य सेगमेंट्स की हमने बात की। ज़रूरी टॉपिक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो दवा के सेगमेंट में नहीं आती, जैसे कि आपका जो विटामिन वगैरह की टैबलेट है, न्यूट्रासिटिकल्स कहते हैं उनको, तो वो न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं, उन सब की बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसके सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं अगर आपको कोरोना जैसी बीमारी होती है तो लेना ही पड़ता है बल्कि। ठीक है, तो दिस इज़ इट। चलो अगली बार कुछ और बात करते हैं। नमस्कार।